कामयाबी का मतलब क्या है? एक अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी या किसी और मुल्क में बस जाना? अगर आप आज भी समझते हैं कि कामयाबी का पहला कदम पाकिस्तान से बाहर निकलना है, तो शायद अब वक्त आ गया है इस सोच पर दोबारा गौर करने का। हमने इस वीडियो में माइग्रेशन के ख्वाब को सिर्फ इमोशंस या सोशल मीडिया की पोस्ट से नहीं बल्कि डेटा से जांचा है। हमने देखा है कि अमेरिका वाकई अमीर है, लेकिन अब वहां जाना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया अब भी मौके रखते हैं, मगर पहले जितने नहीं। मिडल ईस्ट आपको जल्दी पैसा जरूर दे सकता है, लेकिन कभी घर नहीं बन सकता। और यूरोप, वो तो खुद अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। ये वीडियो किसी को माइग्रेशन से रोकने के लिए हरगिज नहीं है, बल्कि ये बताने के लिए है कि अगर आप वाकई अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर रहे हैं, तो सिर्फ आज का फर्क ना देखें, थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचें, क्योंकि शायद आज से 20 साल बाद सूरत हाल मुख्तलिफ हो। अगर आप गौर करें तो पाकिस्तान में एक सोच बड़ी देर से चलती आ रही है कि कामयाबी का मतलब है बाहर जाना। यानी जो बंदा लंदन, न्यूयॉर्क या दुबई में रह रहा है वो बन गया है, और जो यहाँ यानी पाकिस्तान में है वो अभी वेटिंग लिस्ट में है। ये कोई नई सोच नहीं, तकरीबन 1860 के बाद से यहाँ एक खास किस्म की एलीट क्लास रही है। वो लोग जो यूरोप फिर नॉर्थ अमेरिका से इतने कनेक्टेड थे कि उन्हें बर वक्त ये पता था कि हम दुनिया के टॉप ममालिक से कितने पीछे हैं, और पीछे रहने के इसी एहसास ने एक कल्चर बना दिया कि तरक्की, आगे निकलना या मॉडर्न लाइफ का मतलब है पाकिस्तान से बाहर निकलना। यही वजह है कि आज एक आम हाई स्कूल का स्टूडेंट भी अगर अपना ब्राइट फ्यूचर इमेजिन करेगा तो वो यहाँ नहीं कहीं बाहर सोचेगा। यही वजह है कि हमारे यहाँ माइग्रेशन सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि डेफिनेशन बन चुकी है कामयाब होने की। क्यों? क्योंकि पहले ये सोच वाकई वैलिड थी, क्योंकि पाकिस्तान में ऑप्शंस कम थे, तनख्वाहों का फर्क बहुत ज्यादा था, और कुछ मुल्क ऐसे भी थे जिनके मुकाबले में पाकिस्तान वक्त के साथ और ज्यादा पीछे होता जा रहा था। अगर आप नॉर्थ अमेरिका, यूरोप या मिडिल ईस्ट पहुंच जाए तो माली तौर पर बेहतर हो जाना गारंटेड समझा जाता था। इसीलिए जिस फैमिली के पास थोड़ा भी मीन्स था उसने अपने बच्चों को बाहर भेजा। और ये सोच इतनी पक्की है कि अगर आप गौर करें तो कोई ऐसा शख्स जो अपनी नौकरी चेंज करने का प्लान बनाए तो वो अपने ऑफिस में ये बात छुपाता है, लेकिन अगर वही शख्स इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा हो तो सबको खुशी से बताता है। हालांकि कंपनी की नज़र में दोनों बातें एक ही हैं, एक एम्प्लॉय जा रहा है। तो साफ पता चलता है कि माइग्रेशन को हम कितनी बड़ी चीज समझते हैं। और ये ख्वाब अब सिर्फ अपर क्लास तक नहीं रहा। पिछली कुछ डिकेड्स में पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी के लिए बाहर जाना पॉसिबल लगने लगा है। मिसाल के तौर पर 80s तक अगर कोई शख्स लंदन जाना चाहता था तो उस जमाने में फ्लाइट का टिकट तकरीबन $1000 के करीब होता था। अब ये $1000 उस वक्त पाकिस्तान के पर कैपिटा जीडीपी का डबल था, यानी एक आम पाकिस्तानी की एवरेज सालाना आमदन से 2 गुना महंगा। इतने कम लोग अफोर्ड कर सकते थे कि यूके ने पाकिस्तानियों के लिए वीजा भी नहीं रखा था। इसी तरह 90s तक अगर कोई शख्स अमेरिका मूव करता था तो टिकट पड़ता था कोई $1500 का, जो पाकिस्तान के पर कैपिटा जीडीपी का 2.5x बनता था। यानी ये एक एवरेज पाकिस्तानी की 2.5 साल की आमदनी जितना महंगा था। सोचे, सिर्फ फ्लाइट लेना ही इतना महंगा था कि आपको पूरे साल की सेविंग से भी ज्यादा चाहिए होता था। फिर 2004 आता है। अब भी अमेरिका का राउंड ट्रिप टिकट तकरीबन $1400 का था, लेकिन फर्क आ चुका था। वो ये कि पाकिस्तानियों की एवरेज इनकम थोड़ी बेहतर हो चुकी थी। अब ये टिकट एक आम बंदे की 1.5 साल की कमाई के बराबर बनता था, और ये टिकट जो पहले सिर्फ एलीट अफोर्ड कर सकते थे, अब इसके बारे में अपर मिडिल क्लास के लोग भी सोच रहे थे। फिर 2013 में यही टिकट $1100 का हो गया, और अब इस टिकट की कीमत एक आम पाकिस्तानी की साल भर की कमाई से भी कम थी। यानी जो पहले ख्वाब होता था अब वो प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी लगने लगा था। अब ये कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं, लेकिन एक बात साफ है कि अब ज्यादा लोग बाहर जाने का सोच सकते हैं, इसीलिए ज्यादा लोग इस पर बात भी करते हैं। और जब बहुत से लोग एक बात दोहराते हैं तो लगता है वही सच है, यानी बाहर जाना इज इक्वल टू कामयाब होना। जब कोई बिलीफ इतना स्ट्रांग हो जाए
तो कभी कभी रुक कर ये भी देखना चाहिए कि क्या इसके पीछे जो फैक्ट्स थे वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। इसीलिए आगे हमने 4 रीजन वाइज कैटेगरीज बनाई है, ताकि आप खुद देख सकें कि कहाँ जाना वाकई वर्थवाइल है और कहाँ नहीं। अब सवाल ये है कि फैसला कैसे करें कि कौन सा मुल्क माइग्रेट करने के लिए बेहतर है। सबसे पहले हम देखते हैं कि वहाँ साइज ऑफ द प्राइज यानी जीतने का इनाम कितना बड़ा है। सीधी जुबान में उस मुल्क की पर कैपिटा इनकम क्या है, और वो भी परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से एडजस्ट करने के बाद, ताकि हम जान सकें कि वहाँ की कमाई पाकिस्तान से कितनी ज्यादा है। और हम ये सिर्फ आज के दादोशुमार पर नहीं देखते, बल्कि पिछली कई दहाइयों के डाटा पर नजर डालते हैं। हमने हर मुल्क की पर कैपिटा इनकम जो कि परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से एडजस्ट की गई थी, उसका डाटा वर्ल्ड बैंक से लिया और फिर ये देखा कि वो पाकिस्तान के मुकाबले में कितनी ज्यादा या कम है। जिन मुल्कों का हमने एग्जामिन किया वो सब पाकिस्तान से अमीर हैं, लेकिन वो पाकिस्तान से कितने ज्यादा अमीर हैं, ये फर्क अब आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। यानी पाकिस्तान की इकोनॉमी और एवरेज इनकम्स ज्यादा रफ्तार से ग्रो कर रही हैं, और जिस स्पीड से ये गैप कम हो रहा है वही बताता है कि वो मुल्क आज कितना अट्रैक्टिव है माइग्रेट करने के लिए। लेकिन अगर आप वाकई जानना चाहते हैं कि सबसे बड़ा साइज ऑफ प्राइस कहाँ है, तो एक सवाल का जवाब सोचें, दुनिया में दौलत है कितनी और वो दौलत है कहाँ। ये बात शायद आसान ना हो समझाना, लेकिन एक हकीकत बहुत वाज़ेह है कि अमेरिका जितना अमीर है बाकी दुनिया उतनी नहीं। और ये कोई जज्बाती बात नहीं, सीधे नंबर्स देख लें। दुनिया की कुल आबादी का सिर्फ 4% अमेरिका में है, लेकिन दुनिया की कुल दौलत का 35% सिर्फ अमेरिका के पास है। ये यूबीएस की 2025 की ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट में लिखा है, जो एक स्विस इन्वेस्टमेंट बैंक और वेल्थ मैनेजमेंट फर्म है। अगर सिर्फ ये देखें कि दुनिया के अमीर लोग कहाँ सबसे ज्यादा हैं, तो अमेरिका उनका सबसे बड़ा मरकज है। यानी दुनिया में जितने लोग मिलियनेयर हैं, उनमें से 24 मिलियन सिर्फ अमेरिका में रहते हैं। और सिर्फ दौलत ही नहीं, अमेरिकन लेबर मार्केट दुनिया की सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल मार्केट है। यानी अमेरिका में जॉब लेना बाकी दुनिया के मुकाबले में कहीं ज्यादा आसान है। कंपनीज फौरन बंदा हायर करती हैं, और अगर आप में टैलेंट, एम्बिशन और फोकस है तो अमेरिका में पैसा बनाना बाकी किसी भी मुल्क के मुकाबले में आसान है। कारोबार शुरू करना, फंडिंग लाना, कंपनी बनाना, ये सब कुछ अमेरिका में बाकी दुनिया से कहीं ज्यादा आसान है। एक आम अमेरिकन की नेटवर्थ एक आम यूरोपियन के मुकाबले में डबल है। यानी अगर साइज ऑफ द प्राइस देखें तो अमेरिका वो प्राइस है जो वाकई जीतने के लायक है। लेकिन ये इनाम अब शायद आपके लिए नहीं। मसला ये है कि अब वही रास्ते जो पहले थोड़े मुश्किल थे अब हद से ज्यादा सख्त हो चुके हैं। स्टूडेंट वीजा लेना अब और भी मुश्किल हो चुका है। वर्क वीजा अब लॉटरी पर डिपेंड करता है। ग्रीन कार्ड का प्रोसेस पहले से ज्यादा स्लो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, और ये सब तब हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सदर भी नहीं बने थे। अब उनकी वापसी के बाद तो ये सब और सख्त हो चुका है। जब स्मार्ट और एम्बिशियस पाकिस्तानी आपस में बैठकर बात करते हैं तो माइग्रेशन का मौजू जरूर आता है, मगर अमेरिका का जिक्र बहुत कम होता है, और हर साल ये तादाद मजीद कम होती जा रही है। हालांकि अगर आप परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखें तो अमेरिका में एवरेज इनकम पाकिस्तान से 10.6 टाइम ज्यादा है। अमेरिका के बाद अगर कोई और इकोनॉमी सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है तो वो हैं कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। कम से कम इनकम के लिहाज से ये दोनों मुल्क अब भी टॉप ऑप्शंस में आते हैं। जीडीपी पर कैपिटा अगर परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखें तो ऑस्ट्रेलिया की एवरेज आमदनी पाकिस्तान से 9.4 टाइम्स ज्यादा है और कनाडा की 8.2 टाइम्स। दोनों मुल्कों का एक बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ इमिग्रेशन के क्लियर रास्ते मौजूद हैं। यानी ये पता होता है कि आपको क्या करना है, और अगर आप इनके ऑफिशियल क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं तो परमानेंट रेजिडेंसी भी रिलेटिवली आसानी से मिल सकती है। कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि आप सीधा पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जबकि अमेरिका में पहले आपको किसी और रास्ते से घूम कर जाना पड़ता है और फिर शहरियत की तरफ बढ़ना होता है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान पर जो माशी बर्तरी हासिल थी वो पिछली कई डिकेड्स में आहिस्ता आहिस्ता कम हुई है। मिसाल के तौर पर 1979 में एक एवरेज कैनेडियन एक पाकिस्तान से 15 गुना ज्यादा कमाता था परचेज पावर पैरिटी के हिसाब से, और एक ऑस्ट्रेलियन की इनकम
उस वक्त 13.5 टाइम्स ज्यादा थी। यानी साफ जाहिर है कि पाकिस्तान थोड़ा इनके करीब आया है, लेकिन फिर भी फर्क काफी ज्यादा है और इतनी सुस्त रफ्तारी से कम हो रहा है कि आज से 25 साल बाद भी ये दोनों मुल्क पाकिस्तान से कहीं ज्यादा अमीर ही तस्वुर किए जाएंगे। मतलब अगर इमिग्रेशन के रास्ते खुले रहे और ये इनकम का फर्क आइंदा 2-3 दहाइयों में भी वाजे रहा, तो फिर इन मुल्कों की तरफ माइग्रेट करना समझदारी हो सकती है, बशर्ते कि आप उनके म्यार पर पूरे उतरते हों। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखें, इन दोनों मुल्कों में पिछले 20 सालों में प्रॉपर्टी प्राइसेस आसमान पर जा पहुंची हैं। घर खरीदना पहले जितना आसान नहीं रहा। तो अगर आप वहां सेटल होने का सोच रहे हैं तो ये फैक्टर भी अपने प्लान में जरूर शामिल रखें। लेकिन अगर आपके पास इतनी एजुकेशन, प्रोफाइल या स्किल्स नहीं जो कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्कों के मेयार पर पूरा उतरे, तो पाकिस्तानियों के लिए एक और बहुत मकबूल रास्ता है, मिडल ईस्ट। पाकिस्तान से बाहर अगर सबसे बड़ी पाकिस्तानी आबादी कहीं रहती है तो वो है मिडल ईस्ट। सबसे ज्यादा पाकिस्तानी सऊदी अरब में है और उसके बाद नंबर आता है यूएई का। ये मुल्क जुग्राफियाई तौर पर पाकिस्तान के करीब है, यहाँ जाना भी ज्यादा महंगा नहीं। इनकी करेंसीज यूएस डॉलर के साथ पैक्ड है और इनकी पर कैपिटा जीडीपी भी बहुत ज्यादा है। हकीकत तो ये है कि यूएई की पर कैपिटा जीडीपी अमेरिका से भी ज्यादा है और पाकिस्तान के मुकाबले में 14 गुना ज्यादा। सऊदी अरब थोड़ा पीछे है, लेकिन फिर भी वहां की आमदनी पाकिस्तान से 9.7 टाइम्स ज्यादा है परचेज पावर पैरिटी के हिसाब से। यानी अगर सिर्फ इनकम का फर्क देखें तो ये दोनों मुल्क कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। लेकिन इन मुल्कों के साथ कुछ ऐसे मशहूर मसाइल जुड़े हुए हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ा मसला ये है कि ये मुल्क तकरीबन किसी को शहरियत नहीं देते। अब बात सिर्फ शहरियत की नहीं बल्कि यहाँ तनख्वाह की भी है। ये जो पर कैपिटा जीडीपी का नंबर होता है, ये कुछ हद तक मिसलीडिंग भी हो सकता है, खास तौर पर मिडिल ईस्ट जैसे मुल्कों में। क्यों? क्योंकि इनकी जीडीपी का बड़ा हिस्सा तेल से आता है जो सीधा हुकूमत के पास जाता है, ना कि आम शहरी या मजदूर के हाथ में। तो जब आप पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं तो ये नंबर बड़ा लगता है, लेकिन असल में इतना ज्यादा फायदा हर किसी को नहीं मिलता। और फिर एक और हकीकत ये है कि यहाँ बहुत सी कंपनीज की सैलरी इस बात पर डिपेंड करती है कि आप किस मुल्क से हैं। अगर आप किसी रिच कंट्री से आए हैं तो सैलरी भी हाई होगी, और अगर आप पाकिस्तान जैसे मुल्क से आए हैं तो वही जॉब, वही काम, लेकिन सैलरी कम। यानी ओवरऑल इनकम तो ज्यादा है मगर वो सबके लिए इक्वल नहीं है। फिर एक और देखने वाली चीज ये है कि ये इकोनॉमीज तेल पर चलती हैं। अगर ऑयल प्राइस ऊपर जाए तो तनख्वाहें और मौके भी बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर तेल सस्ता हो जाए तो सारी इकोनॉमी ब्रेक मार देती है। और चूंकि शहरियत नहीं मिलती तो ऐसा कोई भी क्राइसिस आए तो लोग अचानक बगैर प्लानिंग के वापस आ जाते हैं, जैसे कि 2008 के बाद हुआ। लेकिन फिर भी लोग यहाँ जाते हैं क्योंकि वो पहले से ज़हनी तौर पर तैयार होते हैं। तकरीबन सबको मालूम होता है कि मिडिल ईस्ट कभी परमानेंट घर नहीं बन सकता, इसीलिए वहाँ जाने वाले ज्यादातर लोग प्लान के साथ नहीं बल्कि फेज के साथ जाते हैं। यानी जहन में ये होता है कि चंद साल गुजारने हैं फिर वापस आना है। यहाँ कुछ साल काम करना ही फायदे का सौदा हो सकता है, क्योंकि एक तो कयाम आर्जी होता है और दूसरा लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत कम होती है। अब हम आते हैं यूरोप की तरफ, और अफसोस की बात यह है कि इस वक्त यूरोप का हाल इतना खराब हो चुका है कि वहां जाना सोचने की भी जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि अब वहां के अपने अमीर लोग भी वो जगह छोड़ रहे हैं। अगर कोई पाकिस्तानी यूके चला जाए तो परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से उसकी आमदन में औसतन सिर्फ 6.9 टाइम्स इजाफा होता है। जर्मनी थोड़ा बेहतर है 8.4 टाइम्स, और इटली तो और भी पीछे सिर्फ 6.5 टाइम्स। यानी अगर सिर्फ नंबर्स देखें तो अमेरिका, कनाडा या मिडिल ईस्ट के मुकाबले में यूरोप अब बहुत पीछे है। मगर असल मसला नंबर्स नहीं है बल्कि इसकी डायरेक्शन है। अगर यूरोप की तरक्की का सफर देखें तो कहानी और भी खराब हो जाती है। 1950 से 1980 तक यूरोप ने पाकिस्तान से तेज रफ्तार तरक्की की, क्योंकि अमेरिका ने दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप को रिकंस्ट्रक्ट किया। फिर 1980 से 2000 के दरमियान पाकिस्तान ने थोड़ी थोड़ी रफ्तार पकड़ना शुरू की और यूरोप की ग्रोथ आहिस्ता हो गई।
लेकिन 2000 के बाद से कहानी बिल्कुल उलट गई। अब पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम मुसलसल यूरोप के बड़े मुल्कों से ज़्यादा रफ्तार से बढ़ रही है, और ये सिर्फ वक्ती बात नहीं, बल्कि लगता है ये ट्रेंड अब रुकने वाला नहीं। यूरोप का असल मसला यहाँ की आबादी का बिगड़ता हुआ तवाज़ुन है, क्योंकि ज़्यादातर यूरोपियन सोसाइटीज़ में लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे, और हर गुजरते साल के साथ उनकी आबादी बूढ़ी हो रही है। नतीजा, इन मुल्कों में नौजवान और बूढ़ों का बैलेंस मुकम्मल तौर पर खराब हो चुका है। ऐसा लगता है जैसे ये सोसाइटीज अपनी आखिरी नस्ल के मरने का इंतजार कर रही हों। लेकिन क्या इसका मतलब है कि वो अमीर नहीं रहेंगे? नहीं, ये कहना कि यूरोप के मुल्क फौरन गरीब हो जाएंगे ठीक नहीं होगा। लेकिन हाँ, पाकिस्तान जैसे मुल्क अपनी यंग पॉपुलेशन और बेहतर ग्रोथ रेट की वजह से यूरोप को रफ्ता रफ्ता पीछे छोड़ते जाएंगे। यूरोप, जो कभी अमेरिका जितना अमीर समझा जाता था, अब ना सिर्फ गरीब तर होता जा रहा है, बल्कि अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो अगली चंद दिहाइयों में वो पाकिस्तान जैसे मुल्कों के बराबर आ सकता है। लेकिन ऐसा पाकिस्तान की तरक्की की वजह से नहीं होगा, बल्कि यूरोप के बहुत तेजी से नीचे गिरने की वजह से होगा। माइग्रेशन हमेशा एक जाती फैसला होता है। हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान के लिए इसके कुछ मनफी असरात भी हो सकते हैं, खास तौर पर ब्रेन ड्रेन। इसीलिए हम कभी ये नहीं कहेंगे कि आप हर सूरत मुल्क छोड़ें, लेकिन हम ये जरूर समझते हैं कि ये आज के जमाने में एक अहम बहस है, और हमारी कोशिश यही है कि आपको ऐसी मालूमात दे जिनसे आप बेहतर फैसला कर सके। अगर आप वाकई अपनी जिंदगी का इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं तो सिर्फ आज का डाटा ना देखें, बल्कि अगली 2-3 दहाइयों का ट्रेंड भी समझने की कोशिश करें। और जहां भी जाएं, जो भी फैसला करें, अपने और अपनी फैमिली के फायदे के लिए करें, लेकिन खुदा के वास्ते यूरोप मत जाएं।